मनीष शुक्ला एक बार हमारे पास फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, और कोई नई ताज़ा जानकारी आपके पास? देखिए, इस मामले में हमने लगातार गृह मंत्रालय से संपर्क साधा है और कोई अभी किसी तरीके का बयान नहीं दे रहा है इस बारे में। सबने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। हमारी बात सीआरपीएफ डीजी से हुई है, जिन्होंने कहा है कि ये हो सकता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 2 अटैक हुए हो, क्योंकि अभी हम पहले एक अटैक की बात कर रहे हैं। एक जगह और अटैक की बात हो रही है, जिसकी रिपोर्ट हो सकता है थोड़ी देर में सामने आएगी। 2 से 3 आतंकी थे। ये बात इनिशियल तौर पे आ रही है कि जो अटैक हुआ, जो कानवाई पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो बस रजिस्टर्ड नहीं थी, उसको आतंकियों ने चुना और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वहाँ जो सिक्योरिटी में लगे थे वो भी निशाने पे आए। इसके साथ ही अभी पूरे जो एरिया है, चूंकि रात का वक्त है, आप जान रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल है हुआ, लेकिन उस एरिया को घेरा जा रहा है, घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम जैसा बार बार ये बात आपसे पहले भी कह रहे हैं कि अब लगातार 2 या 3 महीने से तैयारी चल रही थी। करीब 40,000 अलग अलग अर्धसैनिक बलों के जवानों को लगाया गया था। सेना को ये बताया गया था कि जो लश्कर तोयबा है वो लगातार उनके चैटर्स आ रहे हैं, लगातार आतंकी बात कर रहे हैं और सबकी एक ही प्लानिंग चल रही है कि किसी तरीके से अमरनाथ यात्रा न होने दी जाए। आप याद करिए कि पिछली बार भी बुरहान वानी की जिस तरीके से एनकाउंटर था, उस समय भी अमरनाथ यात्रा को रोकी गई थी, क्योंकि लगातार आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा न होने दिया जाए। और ये एक तरीके से प्रेस्टीज इशू का भी सवाल था गृह मंत्रालय के लिए, क्योंकि वो देश को भरोसा दे सकते थे कि वो हमारे देश के जो तमाम दूर दराज से लोग आते हैं, जो अमरनाथ यात्रा जो जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, उनको एक विश्वास उनके अंदर लाया जा सके कि वो आराम से वहां जा सकते हैं। वो फेल हुई है, हमारी जो फोर्सेस फेल हुई है, गृह मंत्रालय फेल हुई है। लेकिन अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट इनपुट यही है कि इस वक्त आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि आतंकी फ्री हैं, वो कहीं और भी अटैक कर सकते हैं। उनका सीधा उनको इंस्ट्रक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा कानवाई पर अटैक करना। तमाम ऐसी जगह भी है इस वक्त कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर तमाम जो रुकने की जगह होती है, जैसा आप जानते हैं कि यात्री जब चलते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद उनके लिए विश्राम की जगह होती है जहाँ रेस्ट करते हैं, और वो सबसे ज्यादा थ्रेट पे हैं। क्योंकि पहले भी हमने जी न्यूज पे बात दिखाई थी कि आतंकी अपने साथ जलाने की चीजें लेकर चल रहे हैं, तमाम तरीके के केमिकल लेकर चल रहे हैं ताकि वो टेंट को जला सकें। और जलाने की वजह से, क्योंकि उन्होंने उरी में ये चीज काफी सीखी थी कि कैसे आग से भी ज्यादा कैजुअलिटी की जा सकती है। तो तमाम ये बातें लगातार इनपुट्स आ रहे हैं और अभी के टाइम में जो सिर्फ यही हम जब भी जिससे बात कर रहे हैं वो एक ही बात कह रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करिए और हमारा जो मेन फोकस है कि यात्रियों को हम बचा सकें जो जख्मी है, और उन आतंकियों के और आगे होने वाले हमले को रोका जा सके। तो फिलहाल अभी यही हमारे पास जानकारी। जी बिल्कुल, और हम भी इंतजार कर रहे हैं ये जानने का कि हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर बी महालिंगम है इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर महालिंगम, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो ऐसी घटना के बाद अब क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो अटैक हुआ है इंडिया के प्राइम जो नेशनल इंटरेस्ट है सेक्युलरिज्म, इसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। दूसरा चीज है, ये इसलिए हुआ है ताकि हिंदू और मुसलमान को जो डिवाइड करें, और जिसके वजह से प्रॉब्लम ना सिर्फ JNK में बाकी जगह पर भी हो। तो पहला चीज इसमें, सिंस ये बहुत ही सीरियस मामला है, ये बहुत ही ऐसा चीज जो इन्होंने किया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका रिएक्शन बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। मिलिट्री रिएक्शन को छोड़िए, सबसे पहले चीज है ये जो गवर्नमेंट वहां पर चल रहा है, बीजेपी और PDP का गवर्नमेंट जो चल रहा है, इसको फौरन उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और गवर्नर्स रूल उस जगह पर आनी चाहिए। दूसरा चीज, जहां अभी ये जो हो रहा है, जो इसका वजह से जो लोग वहां पर से एक जगह से दूसरा तरफ मूवमेंट हो रहे हैं, उनका मूवमेंट तकरीबन अभी के लिए रोका जाना चाहिए, और उसके बाद दोबारा जो रूट्स है उनको क्लियर करके रोड ओपनिंग पार्टीज को लगाने के बाद उनको जहां पर भी वो है उस जगह से दूसरा जगह स्टेप बाय स्टेप उनको मूवमेंट करनी चाहिए। एक कोई हरी में एक जगह से दूसरे जगह उनको उठाकर ले जाने के लिए या मूवमेंट करने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी, और हम एक बार फिर से न्यूज रूम चलते हैं रोहित के पास, और रोहित से और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं इस टेरर अटैक पर। रोहित जी। सुधीर, मैं इस मैप के जरिए थोड़ा सा अपने दर्शकों को जरूर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि असल में ये यात्रा कहाँ से कहाँ होती है।
ये देख सकते हैं आप, अनंतनाग है यहाँ पर, और यहाँ पहलगाम, और यहाँ पर अमरनाथ टेम्पल है। इसके 2 रूट होते हैं यात्रा के। एक रूट वो बालटाल से होके जाता है और दूसरा रूट चंदनवाड़ी से होके जाता है। अब बटिंगू नाम की एक जगह है अनंतनाग के पास ही, वहाँ पर इस बस को निशाना बनाया गया है। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हालांकि इसकी अभी किसी एजेंसी ने औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है सुधीर जी, वो ये बताया जा रहा है कि बस जो कि यात्रा का मुख्य काफिला होता है उसका हिस्सा नहीं थी जी। और ना ही ये बस श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड थी। कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ एजेंसीज के हवाले से ये खबर अभी आ रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी सरकारी एजेंसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। इसका मतलब यह है कि इस बस के साथ जिसके ऊपर यह हमला हुआ है उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था शायद ना हो जैसी कि बाकी बसों के साथ रही होगी, जो कि श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होती हैं और जो मुख्य काफिले का हिस्सा होती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि सरकार को चिंता केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा पर हमला हो गया। जैसा भी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ये भारत की संप्रभुता पर एक तरीके से हमला है, क्योंकि ये आस्था की बहुत बड़ी यात्रा होती है। साल भर लोग इसका इंतजार करते हैं, इसके बावजूद कि पिछले 10 साल में कोई हमला नहीं हुआ। आप देखिए 2010 से लेकर 2016 तक। रोहित, अस्पताल के कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आई हैं, वो हम दिखा देते हैं दर्शकों को। हम आगाह कर दें, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि अभी अभी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां घायलों को लाया गया है। अभी तक भी कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, अभी ये पता लगने में थोड़ा और वक्त लगेगा। बिल्कुल अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल बना हुआ है, लेकिन हमारे पास जो भी तस्वीरें आ रही हैं हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहाँ पर घायलों को इलाज के लिए लाया गया है। लेकिन ये हमला असल में भारत की आस्थाओं पर है, ये हमला भारत पर है, भारत के सेकुलरिज्म पर यह हमला है जो आतंकवादियों ने किया है। और आतंकवादी जानते हैं कि जब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो जानते हैं कि इस तरह के हमले करने से उन्हें ना सिर्फ अटेंशन मिलेगा, बल्कि वो भारत को और भारत का जो पूरा सेकुलर फैब्रिक है उसको कमज़ोर करने में कामयाब होना चाहते हैं, और इसीलिए ये हमला किया गया है। रोहित, आप कुछ बता रहे थे। एक बड़ी चीज़ ये बता रहा था सुधीर के भले ही पिछले 10 साल में कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों का विश्वास किस तरीके से घटा है कि आप उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं आतंकवाद के इस माहौल में। 2010 से 2016 तक यात्रियों की संख्या लगातार घटी है इस यात्रा में जो आते हैं। 2010 में 4.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 2011 में 6,30,000 यात्री थे, 2012 में 6,20,000 थे, लेकिन 2013 में वो 3.5 लाख रह गए घटकर। फिर 2014 में वो 3.25 लाख रह गए, 2015 में 3.5 लाख, और इस साल 2,20,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और आप इस बात को मानिए कि सरकार इस बात को महसूस कर रही थी कि ये सीधे सीधे सरकार की आप इसको समझे इज्जत से जुड़ा हुआ मसला था। इसलिए इस बार 40,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए थे। आपके पास इनपुट था, अक्सर एजेंसियां ये कह के बच जाती हैं कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स तक पे खबर चल रही थी कि स्पेसिफिक इनपुट है कि आतंकवादियों को 100 से 150 कम से कम यात्रियों को मारने और कम से कम 100 पुलिस और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है इस अमरनाथ यात्रा के दौरान। इसलिए सरकार ने दावा किया हमने 20 से 25 ड्रोन लगाए हैं, हमने स्थानीय पुलिस लगाई है, अर्धसैनिक बल लगाए हैं, आर्मी के जवान तो तैनात हैं ही, लैंडमाइन प्रोटेक्टेड व्हीकल में आधुनिक कैमरे लगाए गए, ये कहते हुए कि पूरे रास्ते पर नज़र रखी जा रही है, हाईटेक कंट्रोल रूम से नज़र रखी गई। उसके बावजूद बुरहान वानी की बरसी के 2 दिन बाद और सावन के उस सोमवार को, पहले सोमवार को, जिसको सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस पवित्र माना जाता है अमरनाथ यात्रा के दर्शन करते समय, उस दिन आतंकवादी अगर वारदात को अंजाम दे देते हैं तो ये वहाँ की सरकार के मुंह पर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर उन्होंने करारा तमाचा मारा है। और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसका कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए, सिर्फ कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए। जी रोहित, हमारे साथ कमर आगा साहब हैं फ़ोन पर, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। कमर आगा साहब, टाइमिंग को आप देख लीजिए, बुरहान वानी की बरसी थी,
आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान का रवैया हाल ही में कैसा है। आप ये भी देख लीजिए कि लश्कर तैयबा और बाकी के जो आतंकवादी हैं वो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कैसी धमकियां देते रहे हैं। अभी आपको याद होगा, अभी वहाँ के आतंकवादियों ने और सैयद सलाउद्दीन ने ये धमकी दी थी कि वो कभी भी भारत में हमला कर सकते हैं। वो इस पोजीशन में हैं कि जब चाहे वो हमला करवा सकते हैं, और हमला हो गया। आप कैसे इस हमले को लेते हैं? कमर आगा साहब, मेरा सवाल आपसे है। कमर आगा साहब लगता है हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन रोहित, हम बात ये कर रहे थे कि जो टाइमिंग की, आपको याद होगा रोहित, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कैसी धमकियां मिल रही थी, कैसी रैली की गई थी, कैसे आतंकवादियों ने कहा था कि वो बुरहान वानी की बरसी को के बारे में उस दिन बहुत सारे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे उस दिन बहुत बड़े बड़े जलसे किए जाएंगे, और उसके 2 दिन के बाद ये हमला हो जाता है। देखिए, संडे तक वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थे, आप इकट्ठे नहीं हो सकते थे, आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते, लोगों को जमा नहीं करा सकते क्योंकि बुरहान वानी की बरसी थी। उसके बाद जैसे ही ढिलाई बढ़ती गई थोड़ी सी जीवन में, ऐसा लगता है एजेंसियां भी थोड़ी ढीली पड़ गई, ये मानते हुए कि बुरहान वानी की बरसी पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आतंकवादियों की योजना उससे बड़ी थी, जिसका स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास था। सुधीर, मैं अपने दर्शकों को एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं जो जी न्यूज़ के पास थी। जी न्यूज़ ने भी लगातार ये रिपोर्ट्स दिखाई थी। एसएसपी अनंतनाग के पास ये इंटेलिजेंस इनपुट आया था, जिसमें आतंकवादियों को साफ साफ तौर पे ये हिदायत दी गई थी कि उनको कम से कम 100 से 150 यात्रियों को और 100 पुलिस अधिकारियों को या सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इसमें लिखा गया था कि ये हो सकता है कि यात्रा के काफिले पर फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना स्पेसिफिक इनपुट आपके पास था, उसके बावजूद आप उस आतंकी वारदात को अंजाम होने से रोक नहीं पाए, तो इसका मतलब आतंकवादी आपकी सुरक्षा एजेंसियों से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हैं। उन्होंने आपके पास सारी जानकारी होने के बावजूद उस वारदात को अंजाम दे दिया। जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त केंद्र सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि वो अपना गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं या फिर देश की सुरक्षा को देखते हुए वहां पर वाकई राष्ट्रपति शासन लगाकर सेना के जरिए आतंकवाद की सफाई का जो ऑपरेशन चल रहा है उसको और तेज करना चाहते हैं, और दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम सिर्फ आतंकवाद से लड़ने वाले अमेरिका और इजराइल से गले नहीं मिलते हैं, हम आतंकवादियों को अच्छे से जवाब देना भी जानते हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और हमारे दर्शक भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, कि ये वो दिन है जब पत्थरबाजों को इनाम दिया जा रहा है और जो बेकसूर श्रद्धालु हैं उन पर हमले हो रहे हैं। इस देश में अमरनाथ यात्रा पर निकले बेकसूर श्रद्धालु, उनकी जान जा रही है और पत्थरबाजों को इनाम दिया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें एक ही राज्य में हो रही हैं। जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां पर बीजेपी भी गठबंधन सरकार में शामिल है, और दुख होता है जब इस तरह की बातें आती हैं कि दिन में आपको ये खबर मिले कि पत्थरबाज को इनाम घोषित किया गया है, और रात होते होते 8:20 पर आपको ये खबर मिले कि अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु निकले हैं उन पर हमला किया गया है और उनकी जान चली गई है। अब इस देश को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमारा जो सुरक्षा का तंत्र है उसे क्या करना चाहिए, राजनीतिक कदम क्या उठाए जाने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त हो जाता है। और राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आपके लेटेस्ट इनपुट्स। सुधीर जी, अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बस गुजरात की बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि इसमें जो श्रद्धालु थे वो 2 दिन पहले दर्शन कर चुके थे। जिस वक्त ये लोग निकले उस वक्त ये श्राइन बोर्ड की जो कॉन्वे निकलता है जिसमें कि तमाम प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, ये उस कॉन्वे में शामिल नहीं थे। लिहाजा 8 बजे के बाद अनंतनाग में जो आरोपी लगाई जाती है, इस तरीके के जो बसेस निकलती हैं, कॉन्वे निकलता है उनको सिक्योरिटी देने के लिए, उस वक्त वो आरोपी हट चुकी थी, जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया है। एक बाइक पर 3 आतंकी सवार थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की इस बस के ऊपर, और ये अनंतनाग से आगे हसनपुर एक इलाका पड़ता है जहां पर ये तीनों उस बाइक के साथ भागे। भागते हुए इन लोगों ने हसनपुरा में ही सीआरपीएफ का एक और कैंप है जहां पर गोलीबारी की है।
फिलहाल पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरी तरफ से चारों तरफ से इसके घेर लिया गया इस इलाके को, और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है इस ऑपरेशन में कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आए। लेकिन जो दुखद पहलू है सुधीर जी वो ये है कि जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर है।